नमस्कार, मैं हूं मनोज बनू। आप देख रहे हैं आंकड़े हमारे, फैसला आपका। अमित शाह पश्चिम बंगाल के दौरे पर है। अगले साल यहां विधानसभा के चुनाव हैं। बीजेपी पूरी जोर आजमाइश कर रही है कि वो इस बार बिहार की तरह पश्चिम बंगाल का विधानसभा चुनाव भी जीत ले। लेकिन ममता बनर्जी भी सियासत में पीछे नहीं है। वो हिंदुओं को रिझाने के लिए मंदिर तक बनवा रही हैं। यहां तक कि अमित शाह की बात है तो उन्होंने कई मोर्चों पर खासकर घुसपैठिए, भ्रष्टाचार और विकास के मुद्दे पर ममता सरकार को घेरा है। उन्होंने कहा कि टीएमसी के 15 साल के शासन में लोग भयभीत हैं। ममता बनर्जी सरकार चुनावी फायदे के लिए बांग्लादेशियों की घुसपैठ को बढ़ावा दे रही है। उन्होंने सवाल किया कि क्या कोई सरकार ऐसी हो सकती है जो घुसपैठियों की पनाहगार बने। ये राष्ट्र की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ है। महिला सुरक्षा पर शाह ने कहा कि बंगाल सरकार महिलाओं को उनका अधिकार देने में विफल रही है। उन्होंने संदेश खाली आरजीकर अस्पताल रेप केस का हवाला भी दिया। बीजेपी नेता गिरिराज सिंह टीएमसी को पूतना बता रहे हैं तो ममता बनर्जी ने कहा कि शकुनी का चेला दुशासन बंगाल में जानकारी जुटाने आया था। जैसे ही चुनाव आते हैं दुशासन और दुर्योधन दिखाई देने लगते हैं। यानी कि बंगाल की लड़ाई अब शकुनी, पूतना, दुशासन और दुर्योधन पर आ गई है। चुनाव से पहले इस तरह के जुबानी संग्राम अभी से एहसास करा रहे हैं कि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव का सियासी रण कितना तीखा होने जा रहा है। देखिए एक रिपोर्ट। पश्चिम बंगाल के दौरे पर पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह ने कोलकाता में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर टीएमसी सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि 15 साल में बंगाल भय, भ्रष्टाचार और घुसपैठ का शिकार हुआ है। अमित शाह ने दावा किया कि 2026 में बीजेपी की सरकार बनने पर घुसपैठियों को चुन चुन कर बाहर किया जाएगा, विकास को तेज किया जाएगा और बंगाल की सांस्कृतिक विरासत को पुनर्जीवित किया जाएगा। इन्होंने कहा कि 15 अप्रैल 2026 के बाद जब बंगाल में बीजेपी की सरकार बनेगी तब बंग गौरव, बंग संस्कृति और उसके पुनर्जागरण की हम शुरुआत करेंगे। विवेकानंद जी, बंकिम बाबू, गुरुदेव टैगोर, श्यामा प्रसाद मुखर्जी के सपनों का बंगाल बनाने का प्रयास करेंगे। इन्होंने साफ साफ कहा कि ममता बनर्जी घुसपैठ नहीं रोक सकती हैं। तृणमूल कांग्रेस के 15 साल के शासन में भय, भ्रष्टाचार और कुशासन और विशेषकर घुसपैठ से बंगाल की जनता चिंतित भी है, भयभीत भी है और आशंकित भी है। हम भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता बंगाल की जनता को आश्वासन भी देना चाहते हैं और वादा भी करना चाहते हैं कि मोदी जी के नेतृत्व में बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के साथ ही यहां की विरासत को हम पुनर्जीवित करेंगे। विकास की गंगा फिर से बड़ी तेज गति से बहेगी और गरीब कल्याण, जो बंगाल का आज बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा बना है, देश भर में जहां जहां एनडीए सरकारें हैं, भाजपा सरकारें हैं, हमने गरीब कल्याण को प्राथमिकता दी है। यहां पर भी गरीब कल्याण को प्राथमिकता दी जाएगी। आज अमित शाह कलकत्ता आए हैं और अमित शाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ बंगाल को लेकर ऐसे बातें रखे हैं कि यहां निवेश नहीं होता है, यह इंडस्ट्री का पतन हुआ है। संक्षेप में इतना ही बोलना चाहते हैं कि ममता बनर्जी के नेतृत्व में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में 2011 से 2025 में करीब 13.8 लाख करोड़ की निवेश हुई है। यहाँ पे बड़े बड़े हस्ती, बड़े बड़े कंपनियां, वह रेल वैगन हो, सीमेंट्स हो, पेंट्स हो, रंगों की कारखाना हो, रिलायंस जैसी इंडस्ट्री हो और तो और टूरिज्म जो इंडस्ट्री है, सारे भारतवर्ष में कहा गया है कि सबसे ज्यादा जो पश्चिम बंगाल में टूरिस्ट आए हैं वो दूसरे स्थान में है पश्चिम बंगाल। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि ममता बनर्जी के नेतृत्व में भ्रष्टाचार के कारण पूरे पश्चिम बंगाल में
विकास थम चुका है। पीएम मोदी की शुरू की गई सभी फायदेमंद योजनाएं यहां टोल सिंडिकेट का शिकार हो गई हैं। बनर्जी के नेतृत्व में भ्रष्टाचार के कारण पूरे बंगाल का विकास एक प्रकार से थम गया है। मोदी जी की सारी लाभकारी योजनाएं जो पूरे देश में गरीबी का उन्मूलन कर रही है, यहां पर टोल सिंडिकेट के भेंट चढ़ चुकी हैं और हर योजना डेड एंड पर पहुंच चुकी है। 14 सालों से भय और भ्रष्टाचार ये बंगाल का पहचान बना हुआ है। बीजेपी सरकार का संकल्प 15 अप्रैल 2026 के बाद जब भाजपा सरकार बनेगी, बंग गौरव, बंग संस्कृति, उसके पुनर्जागरण की हम फिर से शुरुआत करेंगे। और विवेकानंद जी, बंकिम बाबू और गुरुवर टैगोर और श्यामा प्रसाद मुखर्जी के स्वप्न का बंगाल बनाने का हम फिर से एक बार प्रयास करेंगे। देखिए, ये भाजपा अमित शाह जी ये फ्लॉप एस्ट्रोलॉजर है। तो देखिए 21 में बोला था आप की बार 200 पार, वो तो 77 में ही लॉक हो गया था। फिर 24 में लोकसभा इलेक्शन के पहले बताया अब ज्यादा सीटें होंगे, कम गया, वो रिड्यूस होकर 12 में चला गया। तो अमित शाह मुंह में कहते हैं वो तो फ्लॉप एस्ट्रोलॉजर है और प्रैक्टिकली होता है पूरा ऑपोजिट। तो वो इस बार वो अभी 30 क्रॉस करने का ये जगह पे भाजपा नहीं है। इधर पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने कहा कि शकुनी का चेला दुशासन बंगाल में जानकारी जुटाने आया है। जैसे ही चुनाव आते हैं दुशासन और दुर्योधन दिखाई देने लगते हैं। आज बीजेपी कह रही है कि ममता बनर्जी ने जमीन नहीं दी तो फिर पेट्रापोल और अड्डाल में जमीन किसने दी। यहाँ सीमा पर घुसपैठियों को रोकने के लिए बाड़ लगाने की बात हो रही है। बांकुरा में आयोजित कार्यक्रम में ममता बनर्जी ने कहा कि बीजेपी कहती है कि घुसपैठिए सिर्फ बंगाल से ही आते हैं। अगर यही बात है तो क्या पहलगाम में हमला आपने कराया था? दिल्ली में जो घटना हुई उसके पीछे कौन था? ममता बनर्जी ने एसआईआर को लेकर निशाना साधा और कहा कि बीजेपी एसआईआर के नाम पर लोगों को परेशान कर रही है। ममता बनर्जी शकुनी शब्द का प्रयोग कर रही हैं तो बीजेपी नेता गिरिराज सिंह टीएमसी को पूतना कह रहे हैं। बता दें कि अमित शाह बंगाल विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर बंगाल पहुंचे हैं। पश्चिम बंगाल में विधानसभा का कार्यकाल 7 मई 2026 तक है। चुनाव मार्च अप्रैल 2026 में होना लगभग तय है। यहाँ कुल 294 सीटें हैं। जहाँ टीएमसी सत्ता पर काबिज रहना चाह रही है तो बीजेपी इस बार टीएमसी से सत्ता छीनने की पूरी तैयारी में जुटी है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। इस बीच बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला ने कहा है कि आज जब भारत सरकार घुसपैठियों को चुन चुनकर बाहर कर रही है तो ममता बनर्जी उसका विरोध कर रही है। हमने पूरे देश में बॉर्डर फेंसिंग कर रखी है। भारत और बांग्लादेश बॉर्डर की 80 से 90% फेंसिंग पूरी हो चुकी है, मगर बंगाल के हिस्से में करीब 400 से 450 किलोमीटर बॉर्डर ऐसा है जहां फेंसिंग नहीं हो पा रही है। इधर पश्चिम बंगाल में घुसपैठियों को लेकर आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह ने कहा है कि सीमा सुरक्षा की जिम्मेदारी गृह मंत्री अमित शाह और केंद्र सरकार के ऊपर है। देश में पिछले 11 सालों से इन्हीं की सरकार है। चुनाव में बांग्लादेशी घुसपैठियों का मुद्दा बनाना और फिर कोई काम न करना दिखाता है कि ये केवल एक राजनीतिक मुद्दा है। सुनिए। एक समय था कि ममता बनर्जी ने स्वयं सोमनाथ चैटर्जी स्पीकर थे, उन पर कागज उछाले थे और कहा था 2005 में कि कांग्रेस और लेफ्ट की सरकार अवैध बांग्लादेशी और घुसपैठियों को बसाने का काम कर रही है। आज वही ममता बनर्जी जब इन घुसपैठियों को रोकने की या चुन चुनकर बाहर करने की कोशिश करती है भारत की सरकार, तो उसके विरोध में होती है।
पूरे देश भर में हमने फेंसिंग कर रखी है बॉर्डर की। इंडो बांग्लादेश बॉर्डर की फेंसिंग 80-85%, 90% कंप्लीट। पर केवल 450 किलोमीटर जो इनकम्प्लीट है वो है बंगाल का हिस्सा। और अभी कोलकाता के हाईकोर्ट ने फटकार लगाई है बंगाल सरकार को कि आप जमीन क्यों नहीं देती। भारत की सरकार के ऊपर है, मोदी जी के ऊपर है। 11 साल से इन्हीं का शासन है देश में, फिर भी रोते रहते हैं। तो सिर्फ चुनाव में बांग्लादेशी घुसपैठियों का मुद्दा बनाना और उसके बाद उस पर कोई काम नहीं करना, तो ये तो साफ तौर पे दिखाता है कि खाली इसको एक स्टंट बाजी का एक राजनीतिक मुद्दा बना के हो हल्ला करने के अलावा इस पे कुछ है नहीं। और अगर इस देश में घुसपैठियां हैं तो उसके लिए मोदी अमित शाह जिम्मेदार हैं सीधे तौर पे। अब आपने सुना कि सरकार की तरफ से क्या बातें की जा रही हैं और विपक्ष की तरफ से क्या बातें की जा रही हैं। और इसी मुद्दे को लेकर हमने एक सर्वे किया है। हम लोगों के बीच गए, कुछ सवाल पूछे, उन सवालों का जवाब लोगों ने अपनी राय के तौर पर दिया है। जो जवाब दिया वो आपके सामने। पहला सवाल जो हमने लोगों से पूछा कि अमित शाह ने आज पश्चिम बंगाल में घुसपैठियों के मुद्दे पर ममता सरकार को फेल बताया। आपकी राय क्या है? 25% लोगों ने कहा कि ममता संरक्षण दे रही है। 47% लोगों ने कहा घुसपैठियों को भगाना जरूरी है। 22% लोगों ने कहा यह आरोप गलत है और 6% इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते थे। एक और सवाल, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह टीएमसी को पूतना बोल रहे हैं, ममता शाह को शकुनी बोल रही हैं। इस पर आपकी राय? इन बयानों पर 24% लोगों ने कहा कि राजनीति का गिरता हुआ स्तर है। 22% लोग ये कह रहे थे कि व्यक्तिगत आक्षेप लगाना, आरोप लगाना गलत है। और 45% कह रहे थे कि जनाब राजनीति है और राजनीति में तो ये सब चलता ही रहता है। 9% कुछ भी कहना नहीं चाहते थे। सर्वे का एक और सवाल, एसआईआर के मुद्दे पर, एसआईआर के कारण करीब 58 लाख वोट कट गए हैं। क्या पश्चिम बंगाल चुनाव पर इसका असर होगा? 55% लोगों ने कहा बिल्कुल होगा। 11% लोगों ने कहा असर नहीं होगा। 13% लोगों ने कहा बीजेपी को नुकसान होगा। और 21% लोग ये कह रहे थे कि नाम जो कटे हैं उसमें टीएमसी को नुकसान होगा। सर्वे का चौथा सवाल, क्या वाकई पश्चिम बंगाल सरकार में कानून व्यवस्था खराब है और सरकार में बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार व्याप्त है? 67% लोगों ने कहा हाँ ऐसा ही है। 28% लोगों ने कहा ऐसा नहीं है और 5% इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते थे। सर्वे का आखिरी सवाल, पश्चिम बंगाल में ममता मंदिर बनवा रही है, हुमायूं कबीर मस्जिद बनवा रहे हैं, चुनाव पर इसका असर होगा? 61% लोगों ने कहा कि चुनाव में हिंदू मुस्लिम मुद्दा बनेगा ही बनेगा। 31% ने कहा वोटों का ध्रुवीकरण रोकने की कोशिश है, बढ़ाने की कोशिश है। और 8% इस पर कुछ भी नहीं कहना चाहते थे। ये लोगों का जो एक सर्वे था, लोगों का जो जवाब था, लोग क्या महसूस कर रहे थे, वो हमने आपको दिखाया। अब इस पर विस्तार से चर्चा करते हैं। कुछ राजनीतिक पार्टी के प्रतिनिधि मेरे साथ मौजूद हैं। शरद त्रिवेदी, प्रवक्ता बीजेपी, मेरे साथ मौजूद हैं। मोहम्मद एहसासुल हक मेरे साथ मौजूद हैं, टीएमसी के नेता हैं। और डॉक्टर संजय कुमार, राजनीतिक विश्लेषक, मेरे साथ मौजूद होंगे। सबसे पहले मैं टीएमसी के नेता के पास चलूंगा और उनसे जानने की कोशिश करूंगा, समझने की कोशिश करूंगा। हक साहब, आज अमित शाह पहुंचे पश्चिम बंगाल में। अमित शाह पहुंचे तो बहुत सारे आरोप सरकार के ऊपर लगाए गए। ये कहा गया कि भाई घुसपैठ कर रहे हैं, हमें जमीन नहीं दी जाती है, बाढ़ नहीं लगाने दी जाती है, फेंसिंग नहीं करने दी, चारों तरफ भ्रष्टाचार व्याप्त है। और जब प्रधानमंत्री पहुंचते हैं तो ये देश की ऐसी पहली मुख्यमंत्री हैं जो प्रधानमंत्री के साथ मंच तक शेयर नहीं करती हैं। तमाम तरह के सवाल, आपका जवाब? देखिए मनु भाई नमस्कार। जितने पैनलिस्ट बैठे हुए हैं सभी को नमस्कार मेरी ओर से। आपने कहा जिस हिसाब से अमित शाह जी कोलकाता आए हुए हैं और उसने ऐसी प्रतिक्रियाएं दी हैं, हम समझते हैं कि देखिए भारतीय जनता पार्टी पिछले 2021 में मनोज जी, मैं आपको कहना चाहता हूं कि 2021 में इनकी बड़ी सपना थी, उनका स्लोगन था कि अब की बार 200 के पार। लेकिन जनता ने यहाँ की सेकुलर जनता ने इनको नकार दिया, 77 सीट पर लाके खड़ा कर दिया। लेकिन यहाँ 2024 में उसके बाद में पूरे देश में एक स्लोगन नैरेटिव तैयार किया गया कि अब की बार
400 के पार, लेकिन जनता ने 240 पर लाकर खड़ा कर दिया। बंगाल में जो इनकी सीट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की 18 थी, वो आकर के 12 में खड़ा हो गया। और देखिए केंद्र में सरकार जो बनी है 2 बैसाखी के सहारे, एक चंद्रबाबू नायडू द्वारा, एक बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा, 2 बैसाखी के सहारे हुआ। तो ये एक तरह का नैरेटिव तैयार करने की शुरू से षड्यंत्र है इनकी। इसलिए पश्चिम बंगाल में हमें किसी भी सूरत से सत्ता पर हमको काबिज होना है, लेकिन यहाँ की सेकुलर जनता है मनोज जी, यहाँ किसी भी कीमत पर देखिए हिंदुत्व की राजनीति नहीं चलेगी। यहाँ जो है देखिए हमारी नीति कहती है कि बंगला में कि धर्म सबका अलग अलग है, लेकिन उत्सव हम सभी का है। तो हमें फक्र होता है कि देखिए हम होली भी मनाते हैं, यहाँ दशहरा भी मनाते हैं, यहाँ छठ भी मनाते हैं, यहाँ बड़ा दिन भी मनाते हैं, बुद्ध पूर्णिमा भी मनाते हैं, हम लोग ईद भी मनाते हैं। और समझ लिए कि जितने भी पावन त्योहार सभी जाति का है। एक जवाब दे दीजिए, अगर हिंदुत्व की राजनीति नहीं चलेगी तो फिर ममता बनर्जी मंदिर क्यों बनवा रही हैं? हाँ, अब सवाल बात बहुत अच्छी बात है मनोज जी, ये बात सवाल किया, बहुत अच्छी बात है। देखिए सबसे बड़ी बात है कि अकेला भारतीय जनता पार्टी पूरे देश के 140 करोड़ की आबादी में, हम समझते हैं अगर 110 करोड़ अगर हिंदू भाई है तो उनके ठेकेदार वो नहीं है, भारतीय जनता पार्टी नहीं है। इसलिए हमारे नेत्री भी समझ लिए वो बहुत बड़े, समझ लिए वो पैसे इससे जाति के आधार पर देखेंगे तो वो ब्राह्मण फैमिली से आते हैं, और वो खुद चंडी पाठ के साथ साथ तमाम चीज उनके अंदर खूबियां मौजूद है। तो क्यों नहीं आप जब हमारे भारतीय जनता पार्टी वहां अयोध्या में मंदिर का निर्माण, राम मंदिर का निर्माण कर सकती है तो क्या आपत्ति? हमें समझ में नहीं आता है कि आपत्ति होना चाहिए। तो कोई इसमें गलत बात तो नहीं है। हर धार्मिक स्थान हमारे जितने भी मुस्लिम कम्युनिटी के हैं, सिख कम्युनिटी के हैं, आज बड़ा दिन का है, बुद्ध पूर्णिमा का जितना भी है, सभी लोगों के धार्मिक स्थलों को वो जगह दी है, सभी जगह के लिए वो फंड दे रहे हैं, तो इसमें कोई बुरा बात नहीं है। अगर वो हिंदू का अगर बना रहे धार्मिक स्थल तो क्या दिक्कत है? सिर्फ भारतीय जनता पार्टी तो अकेला ठीका लेके नहीं बैठी हुई है हिंदू भाइयों का। तो हम समझते हैं ममता बनर्जी अगर राह में चल रही है, उनका तो कहना है कि हम सब के लिए हम सेकुलर पार्टी हैं और सभी जाति का धर्म का हम सम्मान करते हैं। तो यहाँ पर कहाँ नफरत वाली बात यहाँ पर होनी नहीं चाहिए। और इसलिए देखिए भारतीय जनता पार्टी को सबसे ज्यादा जो लगने का, चुभने का परेशानी हुआ है वो अकेला ठेकेदार था, समझ लिए पूरे भारत का। लेकिन वहां हमारी नेत्री ममता बनर्जी महाकाल मंदिर का घोषणा किए, और कल स्वयं देखिए वहां न्यू डाला गया है कि दुर्गा प्रांगण का आपने देखा कि पुरी से लेकर के हमारे जगन्नाथ धाम को समझ लिया हमारे यहाँ दीघा में लाया गया है। स्काई वॉक आप देखेंगे कि यहाँ इतनी जबरदस्त, समझ गया। बीजेपी के प्रवक्ता भी मेरे साथ मौजूद है, एक बार उनके पास भी चलते हैं। शरद त्रिवेदी मेरे साथ मौजूद हैं। शरद त्रिवेदी साहब, मतलब अगर टीएमसी देखा जाए, ममता बनर्जी देखा जाए, अक्सर की पार्टी देखी जाए, आपको कोई मुद्दा छोड़ने की स्थिति में नहीं है। जैसे आपने घुसपैठियों के आरोप लगाए तो उन्होंने कह दिया कि आप क्या कर रहे हो, बॉर्डर सिक्योरिटी फूड तो आपके पास है। अब यहाँ पर एक हुमायूं कबीर आ गए, वो मस्जिद बनाने के लिए आ गए, तो भाई अब टीएमसी महाकाल का मंदिर बनवाने जा रही है, वहां पर कोई मौका ही नहीं दे रही है। देखिए सबसे पहले तो जो घुसपैठियों का मुद्दा है उसमें आपको बता दूं कि आपको मालूम होगा कि 15 किलोमीटर की जगह वो बीएसएफ के अंडर में आती है पूरे देश में बॉर्डर से। उसके बाद केंद्र सरकार ने अनुरोध किया ममता दीदी से कि हम सब जगह 50 किलोमीटर तक कॉर्डन सर्च ऑपरेशन के लिए हमें जरूरत है बीएसएफ के ऑपरेशन को कंडक्ट करने के लिए, तो हमें बॉर्डर से 50 किलोमीटर तक की जगह में हमको ऑपरेशंस करने दिया जाए। तो ममता दीदी ने मना कर दिया अपने अफसरों को कि साहब इनके साथ कोई कोऑपरेट करने की जरूरत नहीं है। दूसरी चीज ये है कि जो आप देखें कि अभी बिहार में एसआईआर हुआ था तो उसका सबसे ज्यादा दर्द बंगाल में हुआ था, बिहार में उतना नहीं हुआ था। बंगाल में उससे ज्यादा दर्द हुआ था क्योंकि ममता दीदी को पता था कि इनके यहाँ बिहार से ज्यादा बुरी हालत है। जो सेकुलर वो इन लोगों ने इंपोर्ट किए हैं, बांग्लादेश से सेकुलर आए हैं, रोहिंग्या सेकुलर आए हैं, तो इनको सेकुलर फ्रंट को ये दिक्कत हो जाएगी। तो ममता बनर्जी पहले से पेशबंदी कर रही थी कि केस क्या है वो अलग कहानी है, पेश क्या करना जनता के सामने वो अलग कहानी है। 6600 इंडस्ट्रीज पिछले 15 साल में बंगाल में बंद हो गई हैं। मैं बड़ी इंडस्ट्रीज की बात करूं, छोटी इंडस्ट्री की नहीं। डनलप की इंडस्ट्री वहां पे थी, सबसे पहले बनी थी टायर फैक्ट्री, वो बंद हो गई है। ब्रिटानिया की कंपनी बंद हो गई, रेले साइकिल बंद हो गई है, ढकाई जो कॉटन मिल्स है वो बंद हो गई है।
और इतना अच्छा अनुशासन और लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है बंगाल में कि 20,000 पंचायतों में निर्विरोध चुनाव लड़ा गया है। किसी की हिम्मत नहीं थी कि चुनाव में आ जाए। हमारे 100 से अधिक कार्यकर्ताओं का कत्ल हुआ है। और ये क्योंकि सेकुलर पार्टी है, तो ये क्योंकि मंदिर बना रही है, इसलिए हुमायूं जी से बाबरी मस्जिद भी बनवा रही है। तो जिस तरह के हालात इन्होंने कर दिए हैं, वहां पे मेट्रो बनाने के लिए केंद्र सरकार ने कहा कि आप जमीन दीजिए, हम मेट्रो बनवाने में मदद करेंगे। वहां की सरकार ने मदद करने से मना कर दिया। 10,000 करोड़ की केंद्र की जो राशि दी गई थी वहां डेवलपमेंट के कार्य के लिए, वो वापस कर दी गई क्योंकि ममता दीदी खर्च नहीं कर सकी। वहां पे आयुष्मान भारत योजना को लागू नहीं होने दिया, जिसकी वजह से बंगाल की जनता को जो इंश्योरेंस पॉलिसी थी केंद्र सरकार की, 5 लाख रुपए तक की इंश्योरेंस सबको दे रहे थे, उससे उनको महरूम रखा गया है। वहां पे जो मुर्शिदाबाद में घटना घटी है, वो सबको पता है कि किस तरह वहां बलात्कार हुए, किस तरह के लोगों को वहां से भगाया गया, जगह की जगह, एरिया का एरिया खाली कर दिया गया है। तो बंगाल, जहां पे 1911 तक बंगाल भारत की राजधानी था, सबसे पहली यूनिवर्सिटी बंगाल में बनी, सबसे पहले जो आपके आयरन एंड स्टील मिल वहां बनी, सबसे पहले वहां पे रेल कोच फैक्ट्री बनी। लेकिन शरद जी, वहां ये पे सारे इंडियन आरोप तो पब्लिक 2021 में लगा दिए थे। आप जो आरोप लगा रहे हैं, फैक्ट्री बंद करने का आरोप, भ्रष्टाचार का आरोप, केंद्र सरकार की राशि उपयोग नहीं करने का आरोप, केंद्र सरकार की योजनाओं को लागू नहीं करने का आरोप, सब कुछ आरोप तो 2021 में आप लगा चुके थे। नया बताइए, नया क्या है? नहीं, देखिए, इन्होंने पहले जो कहानी गढ़ी थी कि नहीं साहब, हाँ, जो जिस तरह के जो अत्याचार और जो कत्ल वहां हुआ है, लोग वोट डालने नहीं जा सके। यही तो सबसे बड़ी समस्या है कि बंगाल में, मैंने आपको बताया कि 20,000 पंचायतों में निर्विरोध चुनाव लड़ा गया है। वहां पे किसी की हिम्मत नहीं थी कि वह चुनाव में खड़ा हो सके। मैं जब पिछले चुनाव में बंगाल में गया था, वहां के जो टैक्सी वाले बता रहे थे कि अगर आपने हर 5 किलोमीटर पे एक सिपाही नहीं खड़ा किया तो बंगाल में किसी की हिम्मत नहीं वोट डालने जा सके। ये हालत करके रखी है इन्होंने बंगाल की, जहां निर्विरोध चुनाव लड़ा जा रहा है कि 20,000 पंचायतों में, एक दो की पंचायतों की बात नहीं कर रहा हूं। तो जब चुनाव लड़ने ही नहीं दिया गया है तो ठीक है, जब आप एक ही रेस में दौड़ रहा है तो वही रेस में जीतेगा। संजय जी, अब की बार संजय कुमार, सख्त इंतजाम किए जा रहे हैं कि लोग अपने जो मतदान कर सके बिना किसी अंकुश के, बिना किसी डर के, भय के, उसका इंतजाम किया जा रहा है। संजय कुमार मेरे साथ 58,000 मौजूद है। जो डॉक्टर अभी संजय, 58,000 2021 में मैं भी बंगाल में गया था। मैंने वहां पर चुनाव कवर किए, वहां पर कई शहरों में, कई जिलों में घूमा, बड़ी बारीकी से देखा और लगा कि कुछ इस बार चमत्कार हो सकता है, लेकिन चमत्कार हो नहीं पाया। मां माटी मानुष में ममता बनर्जी ने अपनी वो पकड़ बनाकर रखी। बीजेपी काफ़ी हद तक आगे बढ़ी, लेकिन बहुमत से बहुत दूर, बहुत पीछे, कहें किलोमीटर दूर वहां पर मौजूद थी। अब जो आरोप अभी बीजेपी लगा रही है, जो आरोप त्रिवेदी साहब लगा रहे हैं, जो आरोप अभी अमित शाह लगा रहे हैं वहां पर, ये सारे आरोप 2021 में भी लगाए गए थे। भ्रष्टाचार के आरोप, गुंडागर्दी के आरोप, यूं कहें कि घुसपैठ के आरोप, सीमाओं पर मदद नहीं करने के आरोप, केंद्र सरकार की योजना लागू नहीं करने का आरोप। इस बार मुझे सिर्फ एक ही चीज नहीं दिखाई दे रही है। एक तो वहां पर बाबरी मस्जिद का शिलान्यास हो गया, ये कुछ नया दिखाई दे रहा है। इसके अलावा जो तस्वीर दिखाई दे रही है, उन तस्वीरों में से आपको लगता है कि एसआईआर कुछ बड़ा मुद्दा है, वो कुछ कर पाएगा? बाकी सब तो पुरानी चीजें हैं। नहीं, एसआईआर को मैं कोई मुद्दा नहीं मानता हूं। एसआईआर तो 58 लाख लोगों के 58 लाख लोगों के नाम कट गए, तो मुझे लगता है टीएमसी तो बड़ा मुद्दा बना ही रही। ठीक है, बिहार में भी राहुल गांधी जी आकर के मुद्दा बनाए थे ना, कि बिहार में भी जो इंटेंसिव रिवीजन हुआ और उसमें 65 लाख लोगों के नाम कट गए तो वोट चोरी का मुद्दा बना। किसी बूथ पर कोई तस्वीर आपको दिखाई पड़ी जिसमें कोई व्यक्ति खड़ा होकर के कहा कि मैं मतदाता था और मेरी मतदाता सूची से नाम काट दी गई? मैंने तो नहीं देखा। तो इसलिए वो तो मुद्दा बनाना अलग पार्ट है कि वो मुद्दा बनाती है नहीं बनाती है, लेकिन मैं मानता हूं कि ये एक प्रक्रिया है जिसमें समरी रिवीजन भी होगा, इंटेंसिव रिवीजन भी होगा, और जिन लोगों का नाम डबलिंग में होता है, जो लोग मृत हो जाते हैं, तो क्या जो चुनाव आयोग है वो अपना जो फंक्शनल, जिस काम के लिए उनको कॉन्स्टिट्यूशन ने अधिकार दिया है, वो काम नहीं करे चुनाव आयोग? बंगाल में ही क्यों, तमिलनाडु में भी हुआ, उत्तर प्रदेश में भी हुआ, कई राज्यों में हुआ इंटेंसिव रिवीजन। वो तो उनका पार्ट है।
मुद्दा बनाना एक अलग पार्ट है कि हाँ, एसआईआर का मुद्दा बनाने का लाभ कितना ममता बनर्जी ले पाती हैं और बीजेपी को कितना कॉर्नर कर पाती है चुनाव आयोग के बहाने, वो एक अलग पार्ट है। देखिए, दो चीजें मैं कहना चाहूंगा बड़ा इंपॉर्टेंट, क्योंकि मैंने दोनों पार्टी के प्रवक्ताओं को सुना और ठीक तरीके से वो लोग अपनी अपनी बात रख रहे थे। कौन कम्युनल है, कौन सेकुलर है, जनता इस चीज को समझती है और जनता इतनी समझदार, लोकतंत्र जब परिपक्व हुआ है, मैच्योर्ड हुआ है, तो जनता की समझदारी में कहीं कोई मैं नहीं है मानता हूं कि ठीक है, लोकतंत्र में कोई जीत सकता है, कोई हार सकता है, वो अलग बात है। लेकिन आज भी कलकत्ता को मैं मानता हूं कि देश की सांस्कृतिक राजधानी है। अगर मुंबई देश की आर्थिक राजधानी है तो कलकत्ता को मैं सांस्कृतिक राजधानी मानता हूं। लेकिन कुछ चीजें छूटी है। अगर केंद्र और राज्य के बीच में एक अच्छा कोऑर्डिनेशन नहीं है और जिसकी वजह से मेट्रो का प्रोजेक्ट अगर वहां पूरा नहीं हो पाता है, क्या बंगाल के लोग इससे सफर नहीं हुए? अगर वहां पर आयुष्मान का लाभ नहीं मिला लोगों को, जो झोपड़ियों में रहते हैं, जो गरीबी, बेबसी, लाचारी, फटेहाली में जीते हैं, क्या वो उससे वो लोग सफर नहीं रहे? अगर 10 करोड़ रुपए की राशि, 10,000 करोड़ रुपए की राशि अगर किसानों के खाते में नहीं गई, इस वजह से कि केंद्र और राज्य के बीच में अच्छे संबंध नहीं है, क्या उन किसानों के मन मस्तिष्क पर, उनकी आर्थिक स्थिति पर असर नहीं पड़ा? निश्चित रूप से असर पड़ा होगा। लेकिन होता क्या है कि चुनाव मुद्दों पर ना जाकर के चुनाव को लाया जाता है वैसे इमोशनल मुद्दों पर, जिससे जनता गोलबंद हो, किन्हीं के पक्ष में, किन्हीं के विरोध में। मैं मानता हूं घुसपैठिया एक मुद्दा है और देश के संसाधन पर देश के ही लोगों का अधिकार होना चाहिए, वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो। अगर किसी भी तरीके से, ठीक है, वो बॉर्डर पर फेंसिंग के लिए कौन जिम्मेवार है? वो अमित शाह जिम्मेवार हैं, केंद्र जिम्मेवार है, ममता जी जिम्मेवार हैं जमीन न दे करके, मैं नहीं जानता हूं। लेकिन अगर आपके संसाधनों का लाभ कोई और ला करके, जरा अमेरिका में देखिए किस तरह से वहां किया गया था, डिपोर्ट किया गया था, हथकड़ियां लगा करके वहां से लोगों को भेज दिया गया था कि भाई जाइए अपने देश में, इस देश के संसाधन पर अमेरिका वासियों का अधिकार है। तो घुसपैठियों को लेकर के बंटने की जरूरत नहीं है। अगर है घुसपैठिए तो इसको केवल चुनावी रंग और चुनावी मुद्दे तक मत देखिए, उसकी वास्तविकता तक जाइए। और बिल्कुल बीएसएफ को अधिकार है कि वो चाहे 15 किलोमीटर का दायरा हो या 50 किलोमीटर की दायरा हो, उनको देखने का, डिटेक्ट करने का अधिकार है। अमित शाह जी की बात में कितनी सच्चाई है या चुनावी बात वो करने गए हैं। लेकिन संजय जी, जहां तक मेरी याददाश्त है, 2016 में खुद सरकार ने, एनडीए सरकार ने ये स्वीकार किया था कि देश में शायद 40,000 था या 60,000, मुझे लगता है शायद 60,000 का आंकड़ा था, कि 60,000 अवैध घुसपैठिए हैं, बांग्लादेशी हैं। और 2016 से लेकर 25 आ गया, मुझे लगता है कि कितने बाहर निकले कोई आंकड़ा नहीं है। तो क्या जो बताने की कोशिश की जा रही है एसआईआर में, हर राज्य में कहीं पर 40 लाख, कहीं पर 58 लाख, कहीं पर 1 करोड़ वोट कट रहे हैं, क्या ये सभी ऐसा माहौल बनाने की कोशिश की जा रही कि घुसपैठिए हैं? तो क्या इतनी बड़ी संख्या में घुसपैठिए बाहर निकल पाएंगे? उदाहरण के तौर पर पश्चिम बंगाल की बात कर लेते हैं। बॉर्डरों पर बहुत लंबी चौड़ी भीड़ लगी हुई है, बांग्लादेश लेने को तैयार नहीं है और भारत की तरफ से उनको अवैध घुसपैठिए बता दिया गया। तो अब क्या करें? ठीक है, बांग्लादेश ले ना ले, वो बांग्लादेश जो करेगा वही भारत तय थोड़े करेगा। भाई हमारे पास रिफ्यूजी कैंप भी तो है, हम वहां पर उनको रखेंगे अगर वो बीच में खड़े हैं। लेकिन अगर वो हमारे नागरिक नहीं है, हमारे देश के सिटीजन नहीं है, सिटीजनशिप उनको नहीं मिला है, तो क्या उनका बोझ ढोने के लिए हम कोई ये है कि हम तैयार रहें? मैं कह रहा हूं कि 3,000 या 4,000 क्या ये आंकड़ा ही दे पाए हैं कि हम इतने ही घुसपैठियों को निकाल पाए हैं। बिल्कुल आपके सवाल से मैं सहमत हूं। लेकिन प्रकाश जायसवाल जो उस समय गृह राज्य मंत्री थे, पार्लियामेंट में जो उन्होंने कांग्रेस के तरफ से दिया था कि इस देश में कितने घुसपैठिए हैं, आखिर कोई भी केंद्र की सरकार, चाहे वो कांग्रेस की सरकार आए, भाजपा की सरकार आए, राजनीति ही तो करती है। आप उनको आइडेंटिफाई कीजिए, आप उनको डिटेक्ट कीजिए और उनको डिपोर्ट कीजिए। वो कहीं तो वो पैदा लिए होंगे, किसी देश से वो आए होंगे। बिहार में भी घुसपैठिए का मामला उठा था कि सीमांचल के इलाके में घुसपैठिए हैं,
कितने लोगों को ये डिपोर्ट कर पाए, डिटेक्ट कर पाए और यहाँ मुझे से ये लगता कर है पाए। कि आपने शिवप्रकाश जायसवाल का जिक्र किया, मैं 2016 की बात कर रहा हूं। अब तो उनकी एक एक दो दो पीढ़ी यहां पर आ गई, पैदा हो गई हैं, वो यहाँ के नागरिक हो गए हैं पैदा होने के बाद। टीएमसी से मेरे साथी हक साहब मौजूद हैं। हक साहब, बड़ा संवेदनशील मुद्दा है और पूरे भारत के लिए संवेदनशील मुद्दा है। कम से कम ये एक मुद्दा है, इसमें राजनीतिक टकराव, राजनीतिक जो विचारधारा उसको साइड में रखकर देश के हित पर दोनों केंद्र और राज्य को विचार करना चाहिए, गंभीरता से चर्चा करना चाहिए, उस पर आगे बढ़ना चाहिए। देखिए, अभी हम डॉक्टर संजय कुमार जी की जो राजनीति विशेषज्ञ, बहुत ही ध्यान पूर्वक मैं उनकी बात सुन रहा था। हमारे जो शरद त्रिवेदी जी है उनकी बात मैं सुन रहा था। देखिए, अगर घुसपैठिया अगर निकलता है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, हमें कोई आपत्ति नहीं है, हम केंद्र सरकार का स्वयं सहयोग करने के लिए तैयार हैं। लेकिन मैं एक स्पष्ट रूप से बोलना चाहता हूं मनोज जी, आपके चैनल के माध्यम से, कि अभी 58 लाख लोगों का नाम SIR के माध्यम से बाहर हुआ है। तो अभी जिस हिसाब से हमारे डॉक्टर संजय कुमार जी कह रहे थे, तो मैं पूछना चाहता हूं कि कितने उसमें घुसपैठिया है, कितने उसमें बांग्लादेशी है। ये सिर्फ और सिर्फ एक एलिगेशन, एक जबरदस्त तरीके से पश्चिम बंगाल में एक्चुअली क्या है, घुसपैठिया एक बहाना है। पश्चिम बंगाल में इनको किसी भी तरह से सरकार बनाने के लिए ये कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इनकी सपना है, सपना देखने का सभी को अधिकार है, वो देख सकते हैं। लेकिन यहाँ की जनता, यहाँ सपना भारतीय जनता पार्टी जैसे माने जुमलेबाज पार्टी, झूठी पार्टी जो हिंदू मुसलमान की राजनीति करती है, वैसे पार्टी को यहाँ जो है, यहाँ के अवाम बहुत एजुकेटेड है और यहाँ समझ लिए कि पहले सोचते हैं, उसके बाद में फिर अपना मत का प्रयोग करते हैं। वो पहले से मन बना के बैठे हुए कि किसको हमको वोट देना है। ये जब मई का महीना आएगा मनोज जी, तो देखने को मिलेगा। देखिए, अभी लास्ट 2021 में 17 बार हमारे पश्चिम बंगाल को हासिल करने के लिए हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पश्चिम बंगाल को हासिल करने के लिए 17 बार यहाँ आए। कैबिनेट के तमाम मिनिस्टर समझ लिए पश्चिम बंगाल के होटल वेस्टिन जो कोलकाता के न्यू टाउन में स्थित है, वहां पे समझ लिए वो PPGP का मुख्यालय हो गया था। लेकिन यहाँ किसी भी कीमत पर, वजह क्या है कि इनको यहाँ की सभ्यता, यहाँ की भाषा, यहाँ का कोई भी चीज, एक बात की मैं अप्रिशिएट कर रहा हूं, राजनीति विश्लेषक जो हमारे संजय कुमार जी कह रहे थे कि ये कल्चर का मैं इसको हब मानता हूं, ये बात वाकई में सही है। लेकिन ये यहाँ की संस्कृति भारतीय जनता पार्टी को उनको मालूमात नहीं है। हिंदू मुसलमान करते हैं तो इस तरह से राजनीति नहीं होती। ये बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान में चलेगा, बंगाल में नहीं चल पाएगा। त्रिवेदी जी मेरे साथ मौजूद है। त्रिवेदी जी, बाकी सारी तो चीजें ठीक हैं, लेकिन मुझे लगता है कि पूतना, उसके बाद फिर शकुनी, दुशासन, राजनीति में इस तरह की भाषा, चाहे वो उधर से हो या इधर से हो, होनी चाहिए। मनु जी, देखिए, सबसे पहले तो मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देना चाहता हूँ मेरे मित्र हक साहब को कि उन्होंने कहा कि हम हिंदू मुस्लिम करते हैं, क्योंकि अभी तक तो हम बदनाम थे कि हम हिंदू हिंदू करते हैं। कम से कम इन्होंने इस बात को माना कि हम हिंदू मुस्लिम दोनों करते हैं। तो कम से कम आज इन्होंने हमको इस चीज से अलग कर दिया है कि हम हिंदू मुस्लिम, हम हिंदू हिंदू करते हैं। दूसरी चीज ये है कि अगर ये कह रहे हैं कि साहब सेकुलर है और ये हिंदू मुस्लिम दोनों की समस्या है और ये भारत की समस्या है, ये किसी पार्टी की समस्या नहीं है, ये भारत की समस्या है कि साहब घुसपैठियों को रोका जाए, तो ये क्यों नहीं 400 किलोमीटर में इनको जमीन देने में क्या तकलीफ हो रही है? ये कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन के लिए भारतीय जो नहीं, मैं जमीन लेने और देने की बात नहीं कर रहा हूं, मैं अभी सम्मान देने और लेने की बात कर रहा हूं। जमीन की चर्चा बाद में कर लेंगे, हम पहले सम्मान की बात कर रहे हैं कि राजनीति में हैं, चुनाव लड़ रहे हैं, हार जीत का खेल है, लेकिन क्या पूतना, दुर्योधन, दुशासन, शकुनी ये होना चाहिए? भाषा का स्तर इतना गिरना चाहिए? देखिए, आज का मुद्दा सिर्फ इतना है कि जो बंगाल की हालत है वो ऐसी क्यों है और उसका सलूशन क्या है। नहीं, मुद्दा तो राजनीतिक भाषा भी है ना। नहीं, देखिए, कौन क्या कह रहा है वो मेन मुद्दा नहीं। मेन मुद्दा ये है कि वहां पे के जो हालात हैं उसके लिए कौन जिम्मेदार है। जो जैसे अभी डॉक्टर साहब ने कहा कि पूरे भारत के आजादी की जो डायनमो था, जो रीढ़ की हड्डी थी, वो बंगाल था। बंगाल जहां पे इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हुआ, बंगाल जो भारत की राजधानी था, आज वो इस गर्त में क्यों आ गया है?
आज वहां पे बाबरी मस्जिद बनाने की क्यों जरूरत पड़ रही है? क्या सेकुलरिज्म बाबरी मस्जिद से ही साबित हो सकता है और कोई तरीका नहीं सेकुलरिज्म साबित करने का? ममता दीदी अपने पूरे राजनीतिक जीवन में मुझे बता दें कि उन्होंने ईसाइयों का कब नाम लिया है, उन्होंने यहूदियों का कब नाम लिया? भारत में यहूदी भी रहते हैं, भारत में पारसी भी रहते हैं। हाँ, 168 यहूदी धर्म के लोग हैं गुजरात में जिनको हमने माइनॉरिटी स्टेटस दिया है। इन पार्टियों के लिए माइनॉरिटी का मतलब होता है कि आप हमें चुनाव में जिता सकते हैं, नहीं जिता सकते तब आप माइनॉरिटी हैं। जो गिरती जनसंख्या है पारसी समाज की, उनके लिए हम लोगों ने पारसी पंचायत करवाई है, उनकी क्या समस्या है उनका समाधान कर रहे हैं। ये सेकुलरिज्म एक तरफा सेकुलरिज्म है जो सिर्फ एक धर्म को लेकर सेकुलर है। हमारे लिए हर धर्म सेकुलर में आता है, लेकिन यहां सिर्फ यह है कि हमको हिंदू मुस्लिम चलिए में हक बांट साहब के बोल लीजिए, उसके बाद मैं संजय जी राजनीति के पास जाता चमकानी हूं। है। और जो मुर्शिदाबाद में हुआ, जिस तरह की अराजकता बंगाल में है कि इंडस्ट्री 6,600 इंडस्ट्री छोड़ के चली गई है। आज ये मुद्दा है कि बंगाल की अर्थव्यवस्था धराशायी क्यों हो गई है? हक साहब जो बंगाल सबसे आधुनिक राज्य था जवाब तो भारत दीजिए, वर्ष त्रिवेदी जी की में, बातों का। जो मैं अपने कल्चरली मित्र एजुकेशनली सबसे मैं फॉरवर्ड अपने लुकिंग था, मित्र उसकी यह कद बन मैं चुकी है। अपने मनोज जी, मैं अपने मित्र शरद त्रिवेदी जी को कहना चाहता हूं कि इन्होंने कहा कि क्रिश्चियनिटी के ऊपर में क्या ममता बनर्जी सरकार कर रही है। आपको मैं एक स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि आज समझिए बड़ा दिन का समय चल रहा है, नया साल आने वाला है कि भारत के ऐतिहासिक जगह कोलकाता के पार्क स्ट्रीट में आप देखेंगे दिन के उजाले रात में भी है, और इतनी जबरदस्त तरीके से सारे लोग क्रिश्चियन कम्युनिटी के इस पावन त्योहार में सारे लोग हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सभी एक साथ में खड़े हैं। और उनकी जो भी आप देखिए दुल्हन की तरह सजाया गया है, दुल्हन समझते हैं ना, दुल्हन की तरह समझ लिए कोलकाता को सजाया गया। क्यों? कि ये हमारे क्रिश्चियन कम्युनिटी का सबसे बड़ा त्योहार है। अब रहा आपने कहा कि पारसी का, तो यहाँ हम लोगों के लिए हमारी सरकार ने उन तमाम माइनॉरिटीज को फैसिलिटीज देकर अरे रखा ये है। सवाल आपसे भी है हक साहब, communities को जो हक minority में साहब आते ये हैं, सवाल तो आपसे भी है, ये सवाल तो आपसे भी है कि शकुनी दुर्योधन पता नहीं क्या क्या बोल दिया ममता ने। देखिए ये इस तरह की, देखिए हम समझते हैं भाषण का भाषा जो है मर्यादा हमारे जो एक भारत में एक ऐसे कैसे आप लोग भारतीय जनता पार्टी में उनको मिनिस्टर बना दिए हैं, गिरिराज सिंह को, उनको बोलने का कोई तरीका नहीं है, वो समझ लिए इस तरह की अभद्र भाषा करते हैं। तो हम समझते हैं ये सारी चीज समझ लिए भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में मौजूद है। हमारे नेताओं में इस तरह की मर्यादा हम लोग रखते हुए, ध्यान रखते हुए इस तरह के हम लोग बात नहीं करते हैं। जो भी अभद्र टिप्पणी होती है वो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा होता है। भारतीय जनता पार्टी चलिए की मैं सपना समझ में गया, एक बात समझ फिर गया। से कहना चाहता कोई भी हूं, अपने ऊपर लेने को साकार तैयार नहीं है। होगा। डॉक्टर संजय, मैंने शरद जी से भी पूछा, मैंने हक साहब से भी पूछा, और मुझे लगता है कि बिहार का चुनाव निकले हुए ज़्यादा समय हुआ नहीं है। जब विपक्षी पार्टियों ने प्रधानमंत्री मोदी जी की माता जी के बारे में कुछ कह दिया था तो पूरी बीजेपी ने बवाल मचा दिया राजनीतिक भाषा को लेकर। लेकिन यहाँ पर जब मैंने पूछा कि क्या पूतना जैसे शब्दों का इस्तेमाल होना चाहिए तो शरद जी मुझे कहीं और ले गए। देखिए, भाषाई मर्यादा दोनों तरफ से गिरी है, और मैं मानता हूं कि भावी पीढ़ी को आप क्या संदेश देना चाहेंगे। ठीक है, जहां पर चीजें छूटी हैं सरकार से उस पर घेरिए, और जो केंद्र जो बेहतर कर रही है आप अपनी उपलब्धियां गिनाइए। लेकिन ममता बनर्जी जी ने भी भाषाई मर्यादा तोड़ी। उन्होंने शकुनी के चेले दुशासन और दुर्योधन आए हैं बंगाल में, ये कोई भाषा नहीं। और गिरिराज सिंह ने भी जो पूतना शब्द का प्रयोग किया, एक राज्य के संवैधानिक पद पर बैठी हुई मुख्यमंत्री के लिए, वो भी कहीं से उचित नहीं है। तो भाषाई मर्यादा तो गिरी है। अब भाषाई मर्यादा के माध्यम से क्या गाली गलौज की भाषा में संवाद करेंगे लोग? भाई ठीक है, आप उनकी कमियों को गिनाइए, जनता के बीच में उनकी नाकामियों को लेकर के जितने तरह के सवाल हैं मंच से घेरिए। और देश के गृह मंत्री हों या देश के प्रधानमंत्री हों या राज्य के मुख्यमंत्री हों, कम से कम उनके लिए तो भाषा की संजीदगी बची रहनी चाहिए, बनी रहनी चाहिए, भाषा की मर्यादा बनी रहनी चाहिए। फिर कौन सा संदेश देंगे भाई? आम लोग क्या प्रेरणा लेंगे, कैसे इंस्पायर्ड होंगे?
ये मैं मानता हूं कि कहीं से भी उसको गलत ठहराएं, नहीं ठहराएं या उन सवालों से बच जाएं, वो अलग पार्ट है। लेकिन जब इस विजुअल के एरा में जब चीजें हर कोई देख रहा है, सुन रहा है, वैसी स्थिति में इस तरह की भाषा, संवाद की भाषा तो नहीं हो सकती है। और न संवाद, इस तरह की भाषा विवाद की भाषा हो सकती है, संवाद की भाषा नहीं हो सकती है। तो जब चुनाव प्रचार में जाएंगे, ठीक मार्च अप्रैल में चुनाव है, अभी तो दिसंबर ही खत्म हो रहा है ना, जनवरी फरवरी मार्च तक क्या भाषाई स्तर इतना गिर जाएगा, तापमान बढ़ेगा, तापमान बढ़ेगा। और इस बार बंगाल का तापमान मुझे लगता है कि रिकॉर्ड तोड़ेगा, ऐसा लगता है, क्योंकि उसकी झलक अभी ठंड के माहौल में जब बर्फ पड़ रही है तब बयानों में इतनी गर्माहट देखी जा रही है। तो आप सोचिए